हेलो एंड वेलकम टू डिलाइट आईएएस एनसीईआरटी समरी कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसका हमारा टाइटल है संविधान का निर्माण। आइए सबसे पहले देख लेते हैं किन बिंदुओं पर आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा। इसमें हम बात करेंगे एक दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान के बारे में, और हमारे संविधान की जरूरत क्यों है। भारतीय संविधान का निर्माण के बारे में हम कुछ बात करेंगे, और हमारे भारतीय संविधान में कुछ बुनियादी मूल्य हैं, उनके बारे में भी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नए राज्यों का गठन और क्षेत्रों का परिवर्तन, अनुच्छेद 30 आपको सही जोड़ी मिलाना है, सुमेलित बताना है कि कौन सा सही है। दूसरा इसमें है रिट सहित मौलिक अधिकारों को लागू करने के उपाय, आर्टिकल 32 में है क्या। या न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का जो प्रावधान है वह आर्टिकल 45 में है। सही सुमेलित कौन सा है आपको ऑप्शन बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 1 2 3, 2 और 3, 1 और 2, या फिर 1 और 3। इस प्रश्न को हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। अध्याय की शुरुआत होती है दक्षिण अफ्रीका के बारे में बताया जाता है, जिसमें किस प्रकार वहां पर रंग भेद की नीति द्वारा अश्वेतों का शोषण किया जाता था। यह नीति गोरे अल्पसंख्यकों द्वारा चलाई गई थी। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ब्रिटेन में जो कंपनियां थी, उन्होंने विभिन्न जो देश हैं महाद्वीप में, अलग अलग महाद्वीप में, हर महाद्वीप में लगभग ये लोग फैले थे, और उन्होंने जो है औपनिवेशिक शासन को स्थापित किया था। तो ऐसी ही ब्रिटेन की एक कंपनी थी, वहां पर उन्होंने अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने क्या किया, यहाँ उपनिवेश स्थापित किया, अपना उपनिवेश बना लिया इसको। और उपनिवेश के अंतर्गत इन्होंने एक बहुत बुरी तरह से रंग भेद की नीति का पालन किया, जिसमें यह श्वेत और अश्वेतों के मध्य जो है क्या करते थे, भेदभाव करते थे। अश्वेतों के लिए जो इन्होंने दमनकारी नीति अपनाई, धीरे धीरे इसके खिलाफ संघर्ष भी स्थापित हुए। संघर्ष और विरोध के बाद भी इन्होंने इनको चेंज नहीं किया। अब थोड़ा सा हम जान लेंगे इस नीति के बारे में कि किस तरह से यहाँ पर काम किया जाता था, भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। नीति के बारे में कहा जाता है कि गोरों की जो बस्तियां होती थी, जहां पर सभी लोग इकट्ठा रहते थे, गोरे लोग, वहां पर रहने की इजाजत नहीं थी अश्वेत लोगों को। यदि वहां पर जाना है तो उसके लिए एक विशेष पास परमिट होना चाहिए, तभी आप वहां जा सकते थे। रेल, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, इन सभी जो सार्वजनिक जगह हैं, वहां पर भी यहाँ पर क्या है, श्वेत के लिए अलग इंतजाम होते थे और अश्वेतों के लिए अलग इंतजाम होते थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह इन लोगों ने अश्वेतों का शोषण किया। यहाँ तक कि अश्वेतों को किसी भी प्रकार का संगठन बनाने की या फिर यहाँ पर इनको वोट डालने की भी परमिशन नहीं थी, वोट डालने का भी अधिकार इनको नहीं था। तो इस प्रकार की जो दमनकारी नीतियों के विरुद्ध अफ्रीका में निरंतर जो है, साउथ अफ्रीका में यहाँ पर संघर्ष की लड़ाई लड़ी जाती है। और अफ्रीका के गांधी के नेतृत्व में, जिसे हम नेल्सन मंडेला कहते हैं, उन्होंने, इन लोगों ने क्या किया, आंदोलन चलाया। नेल्सन मंडेला के बारे में कहा जाता है कि 1964 में इन्हें राजद्रोह के केस में कारावास की सजा दे दी जाती है, और इन्हें जो है एक भयावह जेल जो थी यहाँ पर रोबेन द्वीप में एक जेल थी, जहाँ पर इन्हें रखा गया था, और 28 वर्ष तक ये यहाँ पर जेल में रहे। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में कई मजदूरों ने, संगठनों ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने संघर्ष किया, और संघर्ष के बाद जो है फिर यहाँ पर हमको कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया, तो 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया गया, और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन के उभरा। यहाँ पर क्या हुआ कि जब यहाँ पर दोनों पक्षों में सहमति बन गई, तो यहाँ पर संविधान का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर दो पक्ष कौन कौन से हैं, एक्चुअली में हुआ क्या था, यहाँ पर एक तो थे श्वेत वर्ग और दूसरा वर्ग था अश्वेतों का। और यहाँ पर सहमति इस तरह से बनी कि श्वेतों ने भले ही अश्वेतों पर, गोरों ने कालों पर बहुत ही अत्याचार किया हो, लेकिन दोनों वर्ग जो है, दोनों ही कम्युनिटी साथ में रहेंगी, आपसी मतभेद को भूलकर
हम एक नए लोकतांत्रिक देश के संविधान का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर जब नए संविधान के निर्माण की बात आती है तो एक ओर था काले लोग जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए अपना बलिदान दिया था, वहीं दूसरी ओर थे गोरे लोग जिन्होंने दमनकारी नीति अपनाई थी। दोनों ही पक्षों की अपनी-अपनी चिंताएँ थीं। जैसे काले लोग जो थे वह उनको इस बात पर विश्वास करना उनको मुश्किल था कि श्वेत लोग भविष्य में कभी इनके साथ फिर से धोखा नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ पर एक सहमति ये बन रही थी कि जो हमारे यहाँ पर नेतृत्व करता थे, जो नेल्सन मंडेला हमारे नेतृत्व करता थे, उन्होंने यही कहा था कि चाहे भले ही गोरों ने कालों पर अत्याचार किया हो, हमें ये सब भूल के हमें भविष्य की ओर आगे बढ़ना है और एक नए संविधान का निर्माण का। तो श्वेतों पर विश्वास कर पाना मुश्किल था और काले जो अश्वेत लोग थे, उनकी मांग ये थी कि यहाँ पर जो लोकतंत्र की स्थापना होगी उसमें बहुमत का शासन होना चाहिए। वही गोरों जो दूसरा पक्ष था, उनकी अपनी चिंताएं थी कि भाई इनकी संपत्ति को न छीन लिया जाए, इनके विशेषाधिकार समाप्त ना कर दिए जाए, ठीक है ना? इस तरह से यहाँ पर दोनों ही पक्षों की अपनी-अपनी चिंताएं थी। लेकिन निरंतर वाद-विवाद से, संवाद से अंततः दोनों पक्षों के मध्य सहमति बनी और यहाँ पर निर्णय लिया गया कि यहाँ पर क्या होगा, बहुमत का शासन होगा, लोगों को कुछ अधिकार प्रदान किए जाएंगे और काले लोग जो है गोरों की संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करेंगे। तो संपत्ति के अधिकार को बनाया रखा गया। ठीक है, तो ये इन लोगों के मध्य सहमति बन जाती है। अब यहाँ पर एक हमारे अध्याय में बात आती है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। उसके पीछे हम बहुत सारे कारण समझेंगे। सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट कारण है, इसको थोड़ा सा दक्षिण अफ्रीका के केस में ही समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग सोच के देखिए, जैसे कि कोई भी दो पक्ष हैं, उनमें आपस में वाद विवाद हुआ है और दोनों के बीच में किसी एक निष्कर्ष पर आपसी सहमति से एक समझौता होता है, तो उस समझौते को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए चाहे दोनों पक्ष क्योंकि उसको एक्सेप्ट करें, उसको अमल करें उस पर, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक जो है उस समझौते की जो टर्म एंड कंडीशन है उसको लिख लिया जाता है। साउथ अफ्रीका के केस में भी यही हो रहा है। दो पक्ष हैं, काले और गोरे, दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते और दोनों को आपस में मिलकर एक ऐसे संविधान का निर्माण करना था, ऐसे डॉक्यूमेंट का निर्माण करना था जिसमें दोनों की सहमति हो और साथ ही साथ भविष्य में दोबारा से अविश्वास की स्थिति पैदा ना हो। दोनों पक्ष जो है उस संविधान पर, उस डॉक्यूमेंट पर क्या करें, विश्वास करें, उसको पालन करें उसका भविष्य में। इसीलिए यहाँ पर संविधान नामक एक जो है दस्तावेज तैयार किया गया, उन पर उन दोनों पक्ष के बीच में जो सहमति बनी थी, उन टर्म एंड कंडीशन को इस संविधान में लिखा गया कि भाई यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन होगा, सरकार का गठन कैसा होगा, उसके पास कैसी शक्तियां होंगी, नागरिकों के पास कौन से अधिकार होंगे, कौन-कौन सी सरकारी संस्थाएं होंगी, उनके क्या कार्य होंगे। इस प्रकार की जो है सभी प्रकार की इसमें प्रावधान जोड़े गए, जिसे हम क्या कह सकते हैं, संविधान कह सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो संविधान करता है, जैसे यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। यही बात मैंने डिस्कस की। दूसरा, सरकार का गठन कैसा होगा, किसे फैसले लेने का अधिकार होगा, यह भी संविधान द्वारा निर्धारित होता है। सरकार के अधिकारों की सीमा तय होती है और यह बताता है कि नागरिकों के अधिकार कौन-कौन से होंगे, क्या अधिकार होंगे नागरिकों के पास। एक अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है ये संविधान। इसीलिए हमें एक संविधान की जरूरत होती है। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब हम बात करेंगे संविधान के निर्माण के बारे में, भारत के संविधान के निर्माण के बारे में। भारत के संविधान के निर्माण को समझना है, उससे पहले भारतीय संविधान के निर्माण में आई कुछ चुनौतियों को देख लेते हैं। सबसे पहले, एक तो आप सभी जानते हैं कि हम 200 वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। अब हम किसी एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक बनना है, उसकी एक चुनौती थी। दूसरा, आप सभी जानते हैं कि हमको 1947 में जब आजादी मिली, अंग्रेज हमको यहाँ से छोड़ के गए, तो यहाँ पर हमको दो देशों का निर्माण हुआ है, एक भारत और एक पाकिस्तान। इस तरह से हमको विभाजन की विभीषिका को भी झेलना पड़ा।
भारत की एक विशेषता है कि भारत जो है एक विविधताओं वाला देश रहा है शुरू से ही। तो इन विभिन्न वर्गों में आपसी सहमति को बनाना किसी एक बात के लिए ये भी अपने आप में चुनौती थी। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है वो है देशी रियासतों को लेकर है। अंग्रेजों ने जब भारत को छोड़ा तो देशी रियासतों को 3 ऑप्शन दिए, या तो वह भारत में शामिल हो जाएँ या पाकिस्तान में शामिल हो जाएँ या फिर वह अपना स्वतंत्र देश का निर्माण कर लें। इनमें से कुछ चुनौतियों के रूप में जौनपुर या जूनागढ़ और ये अपना कश्मीर का जो था, ये चुनौतियां हमको सामने आई। अधिकांश हालांकि देशी रियासतों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया, तो वो भी एक चुनौती थी, ठीक है। साथ ही साथ भारत में कुछ अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी रहते थे, तो उनके अधिकारों का सुरक्षा करना ये भी एक दायित्व था। तो इन तमाम चुनौतियों के बाद भी भारत का जो संविधान का निर्माण संविधान निर्माताओं ने किया, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे अनुभव भी उनके पास थे ऐतिहासिक रूप से। कौन-कौन से अनुभव थे? संविधान सभा के पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में संविधान के कुछ प्रमुख प्रावधानों के बारे में बात की गई थी कि ये प्रावधान होने चाहिए। इसके अलावा 1931 में जो कराची का अधिवेशन हुआ था, उसमें यह रूपरेखा रखी गई कि आजाद भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। 1937 में प्रांतीय असेंबली के चुनाव में जब भारतीयों ने भाग लिया और जीत के पश्चात उनको कुछ अनुभव मिले। एक तो संसदीय प्रणाली का अनुभव मिला, दूसरा कौन-कौन सी चुनौतियां आती हैं इसमें वो भी समझ में आई बात। साथ ही साथ-साथ वैश्विक स्तर पर चलने वाली जैसे फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श हो गए, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज हो गए, अमेरिका में जो अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं उनकी सूची हो गई। तो इन तमाम तरह से हमारे भारत में जो संविधान निर्माता लोग थे वह प्रभावित थे इन सभी चीजों से। और यहाँ पर केवल एक बात और मैं इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगा कि इन संविधान सभा में बहुत विभिन्न वर्ग के लोग थे, सभी वर्ग के लोग थे, सभी का प्रतिनिधित्व इस संविधान सभा में था। अब संविधान सभा के गठन के बारे में देख लेते हैं। जुलाई 1946 में चुनाव होते हैं अप्रत्यक्ष तरीके से। यहाँ पर वोट जो चुनते हैं लोग, वोट डालने का काम करते हैं, वह करते हैं प्रांतीय असेंबली के सदस्यों द्वारा। और लगभग जो है प्रति 10 लाख लोगों पर एक सदस्य यहाँ पर था। यहाँ पर विभाजन के बाद जो है सदस्य संख्या बचती है 299। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। इसमें अध्यक्षता करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी, और जब यहाँ पर दूसरी बैठक होती है उसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इतना समय लगा भारत के संविधान को बनाने में। अब आप लोग सोचते होंगे इतना ज्यादा समय लग गया, अमेरिका का संविधान तो सिर्फ 3-4 महीने में ही बन गया था। आप लोग सोच के देखिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय, इसमें भारतीय संविधान के निर्माण के लिए विभिन्न देशों के संविधान को छाना गया। और कोई भी प्रावधान जब हम विभिन्न देशों, जैसे कोई भी प्रावधान हमने किसी देश से लिया है, तो उस प्रावधान को लेने से पहले अपने आप से संविधान सभा के लोग प्रश्न पूछते थे कि क्या यह संविधान भारतीय परिप्रेक्ष्य में कितना सही है और यहाँ में इसमें कितना चेंज करना चाहिए। इसीलिए यह भी आरोप जो लगाया जाता है कि हमने विभिन्न देशों से उधार का संविधान लिया है, यह भी गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो प्रावधान लिए गए हैं वह भारतीय परिस्थिति अनुसार प्रत्येक प्रावधान को ढाला गया है, उसमें परिवर्तन किया गया है। तभी आप ब्रिटेन के संविधान और अमेरिका के संविधान की तुलना में भारत के संविधान में काफी अंतर दिखाई देता है। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान निर्मित हो जाता है और 26 जनवरी 1950 को हम लागू इसे कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया संविधान सभा के निर्माण के बारे में। और संविधान सभा ने, क्योंकि संविधान सभा संसद का भी कार्य कर रही थी, तो इन बहुत ज्यादा काम का लोड था। काम के लोड को कम करने के लिए संविधान का निर्माण विभिन्न समितियों के माध्यम से किया गया। इसमें एक समिति थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसको आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अब बुनियादी मूल्यों के बारे में देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में जो दर्शन, जो बुनियादी मूल्य शामिल किए गए हैं, क्योंकि देखो इन्हीं मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम में हमको प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देशित किया था।
जो इस क्रम में जांच परख लिए गए हों वही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने थे। प्रस्तावना में हमने इन्हें शामिल किया है और यही मूल्य व दर्शन किसी कानून या सरकार के फैसले का मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन सा कानून सही है और कौन सा गलत है। इन्हीं मूल्यों को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अब एक एक करके हम देख लेते हैं। यह भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और साथ ही साथ आपको इंटरव्यू में भी कभी कभार इसको पूछ लिया जा सकता है, इसीलिए आप लोग को कंठस्थ याद करनी इसमें देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, इसमें कौन कौन से मूल्यों को वर्णित किया गया है, कौन कौन से मूल्य इसमें शामिल है। इसमें जो पहली लाइन लिखी है, हम भारत के लोग भारत को, इसका मतलब होता है कि भारत का जो संविधान का निर्माण हुआ है और अधिनियमन किया गया है वह भारत के लोगों ने किया अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी व्यक्ति ने उन्हें दिया है। अगला जो इसमें टर्म आता है प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब होता है कि लोगों को अपने से जुड़े मामले में फैसला लेने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी व्यक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकता। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वह है समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है कि समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह से बनाए कि जो समाज में सामाजिक आर्थिक असमानता है उसको कम किया जा सके। अगला जो इसमें टर्म आता है वह आता है पंथ निरपेक्ष। का आशय होता है कि नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई भी धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरण को समान सम्मान देती है। अगला इसमें पॉइंट आता है लोकतंत्रात्मक, मीन्स सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। गणराज्य का मतलब होता है शासन का प्रमुख, मीन्स जो हमारा राष्ट्रपति होगा उसका क्या होगा, चुनाव होगा, ना कि कोई राजवंश या राज खानदान से होना चाहिए। इसके अलावा जो न्याय की बात करी गई है, न्याय के आदर्श तीन प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक मतलब जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक मतलब आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा। राजनीतिक मतलब सभी लोग समान हैं, सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता का मतलब होता है नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। समता का मतलब है कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। तब पहले से चली आ रही जो असमानता है जैसे छुआछूत, इसको समाप्त करना होगा। तो सरकार हर व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी करेगी। बंधुता का मतलब होता है ऐसा आचरण जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक अपने को किसी दूसरे नागरिक से कम नहीं आके। ये तमाम तरह के जो मूल्य हैं, जो दर्शन है, ये हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी है और इन्हीं से संबंधित प्रावधान हमको संविधान में भी मिलेंगे। ये हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं अपने प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको सही सुमेलित कौन सा है ये आपको बताना है। इसका आंसर पहला भी सही है और इसमें दूसरा भी सही है, इस तीसरा गलत है, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसको अपन देख लेते हैं डिस्कशन के बारे में। आर्टिकल 1 जो है कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट होगा। आर्टिकल 3 में भारतीय राज्यों के गठन, उनके पुनर्गठन, उनके नाम में परिवर्तन, उनके क्षेत्र में, उनकी सीमा में परिवर्तन से संबंधित शक्तियां दी गई हैं। ये आर्टिकल 3 हो जाता है। आर्टिकल 32 में आप सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान किया गया है और वहाँ जहाँ न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे से अलग होते हैं, यह प्रावधान हमारे आर्टिकल 50 में किया गया है, ना कि 45 में। इसीलिए 45 में जो दिया गया है वह चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन से संबंधित है, जो कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है। इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा पहला और तीसरा सुमेलित है, पहला और दूसरा सुमेलित है, तीसरा गलत है। आज हमारे यहाँ लेक्चर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो डेलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।